इतनी बात कर ली है तब अपन पता लगाते हैं कि डी ऑर्बिटल्स है वो डीजनरेट नहीं रहे हैं, उनकी डीजनरेशन खत्म हो चुकी है और अपन को उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स अपन किस टाइप से फिल कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल तो इलेक्ट्रॉन्स को भरना ही पड़ेगा ना, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब अपन आगे बात कर लेते हैं कि स्प्लिटिंग के बाद में जो डी ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं उनमें अपन इलेक्ट्रॉन किस टाइप से फिल करेंगे। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बात कर लेते हैं। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो लिगेंड के नेचर के अकॉर्डिंग या उनमें लिगेंड के नेचर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, ठीक है। अभी अपन पढ़ के आए कि लिगेंड होते हैं टू टाइप के, एक तो होते हैं वीक और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग। वीक जो लिगेंड होते हैं वो जो कॉम्प्लेक्स वो वीक फील्ड जनरेट करेंगे, मैंने अभी बताया, और वो जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे वो होंगे हाई स्पिन, या उन कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये सब जो नाम है ये वीक लिगेंड के द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्सेस के लिए है, ठीक है। इसी टाइप से स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करेंगे और उनके द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स को अपन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अब अपन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के पर आते हैं। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होती है वो हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। यहाँ से दिख रहा पाई का मतलब पेयरिंग एनर्जी, और क्रिस्टल फील्ड एनर्जी की वैल्यू जब पेयरिंग एनर्जी से कम है, इसका मतलब है कि हम हुइन्स रूल को फॉलो करेंगे। हुइन्स का जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हुए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन के दौरान हम इलेक्ट्रॉन्स को डी ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। और वो फिल कैसे होंगे, वो इस टाइप से होंगे कि हमें पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है और उसके बाद में हम पेयरिंग करवाएंगे। क्योंकि पेयरिंग तो एनर्जी ज्यादा है, तो पेयरिंग की अपेक्षा हम क्या करेंगे, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में फिल कर देंगे। सबको क्लियर? इसी टाइप से जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्रिस्टल फील्ड एनर्जी से कम होती है। अब चूंकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है तो आप क्या करोगे, आप इजीली सबसे पहले यदि पेयर बनने की पॉसिबिलिटी है तो क्या करोगे, पेयर बनाओगे, ना कि सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, ठीक है। और यदि आप पेयर बनाते हो तो ये तो हुइन्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हुइन्स लॉ तो बोलता है सबसे पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन और ये लो स्पिन। T1 इलेक्ट्रॉन है, आपको ध्यान नहीं रखना है, T2G में जाएंगे दोनों केस में। D2 है क्योंकि T2G के 3 ऑर्बिटल है ना, वापिस T2G में जाएंगे। D3 है वापिस, मतलब हाई स्पिन और लो स्पिन D3 तक कुछ भी उनमें अफेक्ट नहीं होगा। जैसे ही D4 आएगा, D4 में हाई स्पिन के केस में मैंने आपको बताया है कि पेयरिंग एनर्जी होती है ज्यादा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी से, तो आप पेयरिंग के लिए एनर्जी दोगे या क्रिस्टल फील्ड एनर्जी देके इजी में इलेक्ट्रॉन भर दोगे, इजी में ही भरोगे क्योंकि कम एनर्जी है। लेकिन लो स्पिन में तो पेयरिंग एनर्जी कम है, तो आप पेयरिंग एनर्जी देके T2G में ही 4 इलेक्ट्रॉन भर के पेयर बना दोगे। आगे ना बात समझे। D5 की बात करूं, सेम कंडीशन, हाई स्पिन के लिए इजी में जाएगा और लो स्पिन के लिए T2G में। D6 में क्या होगा, इजी का सब में एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है D5 तक, तो जो नेक्स्ट है उसमें तो आपको पेयरिंग करवानी पड़ेगी, मतलब T2G में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन।
और यहाँ पर क्या होगा, लो स्पिन में पेयरिंग हो गई, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और EG में अभी तक है 0। 7वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर हाई स्पिन में तो T2G में आ जाएगा, लेकिन लो स्पिन तो अब T2G फुल हो चुका है तो EG में भेजना ही पड़ेगा आपको, है ना। D8 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो T2G 6 हो जाएगा और ये EG 2, और यहाँ पर भी T2G 6 और EG 2। सबको क्लियर। D9 की बात करूं तो दोनों में सेम, और T10 तो लास्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स है वो सभी फिल हो जाएंगे। सबको क्लियर। इस टाइप से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन भरते टाइम लिगेंड का पहले ध्यान रखेंगे कि कौन सा लिगेंड है और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे या उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब लास्ट अपन बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें हमेशा बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है जब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्रिस्टल फील्ड एनर्जी से कम होती है। ठीक है, मतलब हमेशा टेट्राहेड, आप हमेशा वर्ड भी काम में ले सकते हो, ये इतना एक आधा कोई रेयर एग्जांपल होगा जहां पर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम हो गई है। हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। इसका मतलब है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होने का मतलब है विल्स प्रिंसिपल को भी वो फॉलो करेंगे। ठीक है ना। अब अपन इनकी यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो आपको समझ में आ रहा है D1 E में जाएगा, जो नीचे E था ना स्प्लिटिंग में, D2 भी E में जाएगा, D3 किस में जाएगा, T2 में, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा। D4 T2, D5 T2 3, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तो पेयरिंग करवानी पड़ेगी छठे से, तो D6 आते ही आपने E में पेयरिंग करवा दी। D7 E में टोटल पेयरिंग हो चुकी है, 8 to 10 पहुंचते पहुंचते T2 में भी टोटल पेयरिंग हो चुकी है। सबको क्लियर। ये था CFT का बेसिक, जो कि आपको मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है।